वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। मिसलेनियस करंट अफेयर्स के लेक्चर में ये हमारा छठा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम फरवरी महीने के मिसलेनियस करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में है। इंडिया को इस इंडेक्स में 98 कंट्रीज में 86 रैंक दी गई। ऑब्वियसली अच्छी रैंक नहीं है। इनके कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो इंडिया की इस रैंकिंग को गिराते हैं। कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इसे सिडनी बेस्ड लॉवी इंस्टीट्यूट ने कंपाइल किया, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है। इन्होंने पेंडेमिक को लेकर जो कई सारी कंट्रीज ने रिस्पॉन्ड किया, उसको इवेलुएट करने के कुछ मेजर्स ऑप्ट किए। 6 इंडिकेटर्स हैं, बताता हूं। कितने कंफर्म केसेस आए किसी देश में, कंफर्म डेथ कितनी हुई, केसेस पर मिलियन पीपल कितने हैं, डेथ पर मिलियन पीपल कितनी है, जो टेस्ट किए गए उसके प्रोपोर्शन में केसेस क्या हैं, और पर 1000 पीपल पे टेस्ट कितना किया गया। इन सभी पैरामीटर्स को आधार बनाया गया। चूंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो टेस्ट पर 1000 पीपल में आप समझ सकते हैं कि इंडिया का जो पूरा इवैल्यूएशन है वो डाउन जाएगा। एज वी नो कि इंडिया में टारगेटेड टेस्टिंग हुई है, तो यहां पर केसेस एज प्रोपोर्शन ऑफ टेस्ट, यहां पर भी केसेस हमारे यहां ज्यादा मिलेंगे। बाकी ठीक है, जो इवैल्यूएशन किया है हम ऑब्जेक्टिव होकर उस पर बात करते हैं, इस बात को संज्ञान में लेकर कि इंडिया ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है एज पर दिस इंडेक्स। यहां पर देखिए 98 कंट्रीज को 36 वीक्स में डिवाइड करके, जिनमें 100 केसेस क्रॉस कर गए थे, उस बेसिस पे इवैल्यूएशन किया गया। चाइना इवैल्यूएशन में नहीं है, उनके यहां पता ही नहीं है कैसे टेस्ट हुआ, क्या हुआ, उनका कोई डेटा पब्लिक ही नहीं है, उनका तो सब चुपके चुपके हुआ है। तो अब उनका इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो उनको इवैल्यूएट करके मतलब क्या निकलेगा। देखिए 6 इंडिकेटर्स पे जो एवरेज निकाला गया, उसी के बेसिस पे हमने रैंक किया। इस इंडेक्स में जो रैंकिंग आई है वो रैंकिंग 0 to 100 के बीच में है। 0 का मतलब सबसे बेकार, 100 का मतलब सबसे बढ़िया। अब यहां पर टॉप कंट्रीज की बात करें तो न्यूजीलैंड ने टॉप किया, जिसके बाद वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, साइप्रस का नंबर है। साउथ एशियन कंट्रीज में श्रीलंका सबसे बढ़िया परफॉर्म कर गया है, जहां पर इसकी रैंकिंग 10 है। मालदीव की 25, पाकिस्तान की 69, नेपाल की 70 और बांग्लादेश की 84 है। इंडिया 86 रैंक पे है, 24.3 स्कोर दिया गया है इंडिया को। ये एशिया पैसिफिक के एवरेज से कम है, जो कि 58.2 है। एशिया पैसिफिक रीजन वाइज अगर आप देखेंगे तो एशिया पैसिफिक ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन एशिया पैसिफिक का जो एवरेज है उसके कंपैरिजन में इंडिया का एवरेज थोड़ा डाउन है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स के बारे में है। इसे अभी हाल ही में रिलीज किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। अब इसमें पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पे कितना ज्यादा फोकस किया जा रहा है, एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल के उस पर इवेल्युएशन किया जाएगा। टारगेट ये रहेगा कि क्या सही केयर सही व्यक्ति को सही समय पर दिया जा रहा है। अब ये जो इंडेक्स है वो एशिया पैसिफिक के 11 देशों को इवैल्यूएट करेगा। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड और न्यूजीलैंड। तो क्या निकल के आया है इसमें, पहले इंडिकेटर्स की बात करते हैं। 27 इंडिकेटर्स हैं, जिन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पॉलिसी कैसी बनाई जा रही है देश के द्वारा, हेल्थ इंफॉर्मेशन उनके पास कैसी है, पर्सनलाइज्ड टेक्नोलॉजीज बढ़िया है कि नहीं है, हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं। सिंगापुर ने टॉप किया है, देन ताइवान, फिर जापान और फिर ऑस्ट्रेलिया का नंबर है। इंडोनेशिया लास्ट है और भारत भी लास्ट टू सेकंड है, यानी कि 11 देशों में 10वां नंबर भारत का है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और जल जीवन मिशन के बारे में है। अभी हाल ही में इसे भी लॉन्च किया गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। बात करते हैं जल जीवन मिशन अर्बन के बारे में। सबसे पहले इसका उद्देश्य यह है कि जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, यहां पर हम यूनिवर्सल वाटर सप्लाई दें। टैप्ड वाटर, टोटी से जो पानी आता है उसे हमें पहुंचाना है। उद्देश्य यह है कि 2.86 करोड़ जो हाउस होल्ड है उन्हें टैप कनेक्शन हमें देना है। एट द सेम टाइम हमें लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी करना है। जो 500 अमृत सिटीज हैं वहां पर, अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे देखिए TION आप ऐड कर दीजिएगा, वो मिस हो गया है, ठीक है। देखिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में, ताकि अर्बन एरियाज को डेवलप किया जा सके। तो उसमें कई सारी सिटीज आती हैं, तो उन सभी सिटीज में हमें टैप्ड वाटर देना है और वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर करना है। 5 साल टाइम लाइन इस पूरी स्कीम के लिए डिसाइड की गई है। मिशन देखिए बिल्कुल जैसे सेंट्रल रूरल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट 2019 में आया था, उसी की तर्ज पे यहाँ पे अर्बन एरियाज में वाटर सप्लाई की बात की जा रही है। जल जीवन मिशन की बात करते हैं, 2019 में ये आया था। उद्देश्य ये है कि 2024 तक सभी रूरल हाउस होल्ड्स को टैप वाटर हमें दे देना है। अभी तक 30 मिलियन टैप वाटर कनेक्शन दिए भी जा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात करते हैं, 2014 में आया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में। आप इसे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 1.0 भी कह सकते हैं। इसमें ओपन डेफिकेशन फ्री करना था इंडिया के रूरल रीजन को, या किसी भी ऐसे रीजन को जहां पर ये प्रेवलेंट है। 100% साइंटिफिक
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की गई थी। मिशन को 5 सालों में इंप्लीमेंट करना था। अब यहाँ पर इसका देखिए 2.0 आया है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, इसे 5 सालों में इंप्लीमेंट करना है 2021 से 26 के बीच में। फोकस एरिया है फेकल स्लज मैनेजमेंट। फेकल स्लज देखिए होता यह है कि जो मलमूत्र होता है उसमें कई बार कुछ और भी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, लाइक टिश्यू पेपर या फिर टॉयलेट पेपर या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें, तो उसे अच्छी तरीके से ट्रीट करना है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात की गई है। गार्बेज को सोर्स पे ही सेग्रीगेट किया जाए, अलग अलग किया जाए, गीला कचरा, सूखा कचरा, और सिंगल यूज प्लास्टिक को रिड्यूस किया जाए। ऐसा प्लास्टिक जिसे एक बार यूज करके फेंक देते हैं, लाइक पॉलीथीन या स्ट्रॉ। वो घर की बाल्टी नहीं जिसे आप रोज यूज करते हैं नहाने के लिए, वो सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं है। यहाँ पे देखिए एयर पोल्यूशन को भी कम करने की बात की गई है। एट द सेम टाइम जो डंप साइट्स हैं वहां पर बायो रेमिडिएशन के जरिए उसे ट्रीट करने की बात भी की गई है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कपिला कैंपेन के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने अभी हाल ही में कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन के बारे में लोकसभा को बताया। यह है क्या? ये एक अवेयरनेस कैंपेन है। हमें लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में अवेयर करना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है? एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, लाइक आपका मकान, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसे आप छू सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को छू नहीं सकते। आप अपने इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ भी इनोवेशन करते हैं, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए आपको उसे रजिस्टर करना होगा। वो पेटेंट के फॉर्म में हो सकता है, ट्रेडमार्क के फॉर्म में हो सकता है, कॉपीराइट के फॉर्म में हो सकता है। इसके बारे में आपको जानकारी होगी तभी आप अपने इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहा जाता है। इसके बारे में हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अवेयरनेस फैलाएंगे ताकि वो जो फैकल्टी मेंबर्स या स्टूडेंट्स कुछ इनोवेशन कर रहे हैं वो उसका फायदा उठा सके। आईपीआर के लिए क्रेडिट कोर्स भी इन इंस्टीट्यूशंस में चलाया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे और आईपीआर फाइलिंग सिस्टम के बारे में भी स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को जानकारी दी जाएगी। अभी तक 46,556 यूजर्स खुद को कपिला इनिशिएटिव के अंदर में रजिस्टर कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल सेफ्टी काउंसिल के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने अभी हाल ही में L&T लिमिटेड के जो सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्हें इसका चेयरपर्सन डिक्लेयर कर दिया है 3 साल के लिए। नेशनल सेफ्टी काउंसिल एक नॉन प्रॉफिट सेल्फ फाइनेंसिंग एपेक्स बॉडी है जिसका काम है इंडस्ट्रीज में और वेरियस एरिया में सिक्योरिटी को इंश्योर करना। सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट पर फोकस किया जाता है एक वॉलंटरी मूवमेंट के माध्यम से। नेशनल सेफ्टी काउंसिल एक ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत काम कर रही है 1965 से। सोसाइटी के तहत इसे रजिस्टर किया गया है। बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 में ये पब्लिक ट्रस्ट के रूप में भी रजिस्टर्ड है। आर्टिकल नेशनल कोल इंडेक्स के बारे में है। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कमर्शियल ऑक्शन स्टार्ट किया कोल माइंस का। इसके लिए रेवेन्यू शेयर बेसिस का इस्तेमाल किया जाएगा और रेवेन्यू शेयर बेसिस में हम मदद लेंगे नेशनल कोल इंडेक्स का। अब समझने वाली बात यह है कि इंडिया में कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कई सारी कोल माइंस हैं। अब कोल माइंस से कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो भी कंपनीज या एंटिटीज आगे आती हैं उन्हें एक ऑक्शन में हिस्सा लेना होता है। इस ऑक्शन में जो सबसे बड़ी बोली लगाता है कि हम सरकार को सबसे ज्यादा हिस्सा देंगे, सबसे ज्यादा पैसा देंगे, उसी कंपनी या एंटिटी को कोल निकालने की जिम्मेदारी सरकार की ओर से दे दी जाती है। पहले का जो सिस्टम था उसमें सरकार एक फिक्स्ड रेवेन्यू उस कंपनी से लेती थी कि अगर आप 1 टन कोयला निकालते हैं तो आपको 1000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को देने होंगे। अब सरकार को एक फिक्स्ड रेवेन्यू होता था। जो कोल की कंपनी है, अगर उसे कोल महंगा बेचने को मिल गया तो उसे ज्यादा फायदा हो जाएगा, सस्ता बेचने को मिला तो कम फायदा होगा, यही सिस्टम चलता था। लेकिन सरकार ने अभी कहा कि नहीं, ये जो फिक्स्ड रेवेन्यू का सिस्टम था अब हम इसे फॉलो नहीं करेंगे, रेदर हम एक रेवेन्यू शेयर बेसिस मॉडल ऑप्ट करेंगे। मतलब आपको जितना फायदा हो रहा है उसी का एक हिस्सा हम लेंगे, जो रेवेन्यू आपको हो रहा है उसी रेवेन्यू का एक हिस्सा हमें चाहिए होगा। तो ये रेवेन्यू शेयर मॉडल हो गया। अब रेवेन्यू कितना हो रहा है या कितना होगा इसका आइडिया लगाने के लिए हमें कुछ मेजरमेंट चाहिए, कोई इंडेक्स चाहिए जो कोयले के दाम में जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उनकी जानकारी हमें दे सके। और इसके लिए हमने एक इंडेक्स तैयार किया, दैट इज नेशनल कोल इंडेक्स। नेशनल कोल इंडेक्स मंथली बेसिस पर जो कोल के प्राइसेस में चेंजेस हो रहे हैं उन्हें हमारे सामने रख देगा। इसके लिए जो कंपैरिजन ईयर यानी कि बेस ईयर इस्तेमाल किया जा रहा है दैट इज 2017-18। सभी चैनल्स से जो कोल बेचा जाता है उसको कंसिडरेशन में लेते हैं। एट द सेम टाइम जो कोयला हम इंपोर्ट करते हैं उसे हम किस दाम पर इंपोर्ट कर रहे हैं उसे भी इस इंडेक्स में कंसिडरेशन में लिया जाता है। तभी तो एक ओवरऑल पता चलेगा ना कि कोयले का दाम मार्केट में है क्या। सारे मेजरमेंट करके ही तो इंडेक्स बताएगा कि कोयले का दाम चल क्या रहा है।
अब यहां पर नेशनल कोल इंडेक्स का सहारा लेकर सरकार को एक आइडिया मिल जाएगा कि पर टन कोल जो ऑक्शन ब्लॉक से निकाला जाएगा उसकी कितनी कीमत उस कंपनी को मिलने वाली है। उसी के बेसिस पे वो अपना रेवेन्यू डिसाइड करेंगे। यहाँ पे 5 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें से 3 नॉन कुकिंग कोल के लिए होंगे और 2 कुकिंग कोल के लिए होंगे। मतलब कुकिंग कोल और नॉन कुकिंग कोल दोनों के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके दोनों के प्राइसेस अलग अलग निकाले जाएंगे। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो जो NCI है, नेशनल कोल इंडेक्स, ये कोल मार्केट में कोल की कीमत क्या चल रही है उसके बेसिस पे सरकार का रेवेन्यू क्या हो सकता है उसके डिटर्मिनेशन में मदद करेगा। दूसरा, ये जो माइन वैल्यू है उसके कैलकुलेशन में भी मदद करेगा और कोल के दाम एनुअल लेवल पे कितने बढ़े हैं उसकी भी जानकारी हमें आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के फर्स्ट CNG ट्रैक्टर के बारे में है। इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। CNG ट्रैक्टर के कई तरीके के फायदे होंगे, बिकॉज पहली बात तो ये सस्ता है। 42 रुपीज़ प्रति केजी हमें CNG मिल जाता है और डीजल की तुलना में ये उतना ही इफेक्टिव होता है जितना कि डीजल इफेक्टिव होता है। इससे देखा जाए तो जो किसान हैं वो 50% तक जो अपनी फ्यूल कॉस्ट है उसे बचा सकते हैं। एट द सेम टाइम जो डीजल इंजन पहले का पुराना था, 15 साल बाद उन्हें ट्रैक्टर बदलना पड़ता है, तो 15 साल बाद अपने डीजल इंजन को CNG इंजन में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब ये क्लीन फ्यूल है, कार्बन कम निकालता है, तो पोल्यूशन भी नहीं फैलेगा और किसानों की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। देखिए, ये जो ट्रैक्टर अभी लॉन्च किया गया है ये रेट्रोफिटेड है, मतलब बाद में इसमें CNG इंजन जोड़ा गया है। ये इकोनॉमिकल है बिकॉज इसमें लेड प्रोड्यूस नहीं होता, कोरोजिव नहीं है, तो इंजन को नुकसान भी कम पहुंचाता है। अगर CNG ट्रैक्टर का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगेगा तो यहाँ पर जो बायो CNG है उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। हमें पता है कि बायो CNG बनाने के लिए स्टबल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में CNG ट्रैक्टर से इस्तेमाल होने लगे तो जो किसानों का स्टबल है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, तो इससे दोहरा फायदा होगा किसानों को। संदेश ऐप के बारे में है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संदेश ऐप को लॉन्च किया है। संदेश ऐप एक प्रकार का इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसे व्हाट्सएप की तर्ज पर ही तैयार किया गया है। तैयार किसने किया है? इसे तैयार किया गया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। संदेश ऐप का इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही किया जा सकता है जैसे आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा कि संदेश ऐप के इंड में H नहीं है, SH नहीं है, रेदर केवल S है। दूसरी बात यह है कि संदेश ऐप का ये फाइनल वर्जन है जिसे लॉन्च किया गया है। संदेश ऐप का जो फर्स्ट वर्जन है इसे 2020 में ही लॉन्च कर दिया गया था। हालांकि जब उसे उस समय लॉन्च किया गया था तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव था दैट वाज कि कोविड पैंडेमिक के दौरान जो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है उसमें बातचीत कॉन्फिडेंशियल रहे। अब देखिए, होता यह है कि जब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ तो जो डिफेंस के ऑफिशियल्स हैं, जो फॉरेन अफेयर्स के ऑफिशियल्स हैं, जो भी सेंसिटिव गवर्नमेंट कामकाज हो रहा है वो भी अब वर्क फ्रॉम होम के तहत हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट शेयर किए जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है। अगर हम ये सारी इंफॉर्मेशन किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर कन्वे कर रहे हैं जो इंडिया से ऑपरेट नहीं होता तो डेफिनेटली ये सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देश के बाहर जाने का खतरा बना रहता है। इसी उद्देश्य से 2020 के मिड में संदेश ऐप को लॉन्च किया गया था ताकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स इसका इस्तेमाल कर सकें डिपार्टमेंट के भीतर और दो डिपार्टमेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसे स्टैब्लिश करने के लिए। ये जो इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है या फिर GIMS, गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम, इसमें जो बैकअप है वो ईमेल के माध्यम से लिया जा सकेगा। अगर आप किसी दूसरी डिवाइस में उसे इस्तेमाल करने वाले हैं तो सेम ईमेल आप इस्तेमाल करके बैकअप ले सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा भी सिस्टम दिया गया है कि अगर आप कोई कॉन्फिडेंशियल मैसेज किसी को भेज रहे हैं तो उसे याद रहे कि ये मैसेज कॉन्फिडेंशियल है और इसे किसी को फॉरवर्ड नहीं करना है, तो उस पर एक मार्क लगाया जा सकता है कॉन्फिडेंशियल का। एक लिमिटेशन है, अगर कोई व्यक्ति अपना ईमेल आईडी या रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर चेंज करना चाहता है एक बार आईडी बनाने के बाद तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर वो दूसरा कोई नंबर यूज़ करना चाहता है तो उसे फिर से री रजिस्टर करना होगा। बात करते हैं नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के बारे में जिन्होंने इसे डेवलप किया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक अटैच्ड ऑफिस है जिसे 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो भी सर्विसेज हैं उसे पिछले 4 दशकों से गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवा रहा है। ये डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और जो सोशल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उसमें मदद करते हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस,
गवर्नमेंट टू सिटीजन और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ के बीच में जो कम्युनिकेशन है, ई कम्युनिकेशन, उसमें एनआईसी ने एक की रोल प्ले किया है जब से इन्हें स्टैब्लिश किया गया है 1976 के बाद से ही। ये सारी बातें संदेश ऐप के बारे में। आर्टिकल राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के बारे में है। इसका 11th एडिशन इस साल वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जा रहा है। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इन्होंने ही इसे 2015 में शुरू किया था। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ है। इसे जिस भी राज्य में सेलिब्रेट किया जा रहा है, उद्देश्य ये होता है कि सभी राज्यों के जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं उनको वहाँ पे शोकेस किया जाए, ताकि सभी लोग एक दूसरे के कल्चर को समझें और उनमें एक बॉन्डिंग बने। देश की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है वो मजबूत हो। देखिए, इंडिया में कल्चरल डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भारत को 7 जोनल कल्चर सेंटर्स में डिवाइड किया है। तो इस महोत्सव में ये 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स पार्टिसिपेट करते हैं। सिग्निफिकेंस ये है कि जिस भी राज्य में ये महोत्सव मनाया जाता है, सभी राज्यों के फोक और ट्राइबल आर्ट, डांस, म्यूजिक, क्यूजीन और कल्चर को वहाँ पर दिखाया जाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने का हम प्रयास करते हैं। 2019 में अक्टूबर महीने में इसका 10th एडिशन मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया था। बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के बारे में। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2016 में इसे लॉन्च किया था। उद्देश्य ये था कि सभी स्टेट्स और यूटीज आपस में इंगेज हों, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग डेवलप करें, इंडिया के डाइवर्स कल्चर को लेकर इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को स्ट्रॉन्ग करें, सस्टेन्ड और स्ट्रक्चर्ड कल्चरल कनेक्ट इस्टेब्लिश किया जाए, जो कल्चरल सेंटर्स हैं वहाँ से लोगों को जोड़ा जाए। इसके लिए जो भी कल्चर, ट्रेडिशन, म्यूजिक, टूरिज्म है, इसका सहारा लिया जाएगा। ये सारी बातें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रोड एक्सीडेंट पर एक रिपोर्ट के बारे में है। वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की। टाइटल था ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी। इसमें यह दिखाया गया कि इंडिया में जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनका क्या सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा सेव लाइफ फाउंडेशन के साथ मिलकर। रिपोर्ट में इंडिया में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनके सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट को रिवील करने की कोशिश की गई। जब किसी फैमिली में एक्सीडेंट हो जाता है तो मेडिकल केयर पर उनका खर्चा कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्सीडेंट के बाद कई सारी फैमिलीज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में चली जाती हैं। ये डेटा उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से कलेक्ट किया गया है। भारत में दुनिया की केवल 1% व्हीकल्स हैं, लेकिन दुनिया का 11% जो एक्सीडेंट है वो इंडिया में होता है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हर साल भारत में 4.5 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जिनमें लगभग 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। 53 रोड क्रैशेस हर घंटे होते हैं और हर 4 मिनट पे एक व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाता है। जो क्रैश की कॉस्ट है वो इंडियन इकोनॉमी के जीडीपी पर 3.14% की है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फुटवियर साइजिंग सिस्टम के बारे में है। उम्मीद है कि अगले साल तक इंडिया के पास अपना खुद का फुटवियर साइजिंग सिस्टम होगा। अब देखिए, आपको कौन से नंबर के फुटवियर्स लगते हैं, कितने नंबर का जूता या फिर फुटवियर लगता है, 6 नंबर का, 7 नंबर का या फिर 8 नंबर का। अभी डिसाइड कौन करता है कि 7 नंबर का शूज या फिर सैंडल कितनी बड़ी होगी या 8 नंबर का शूज कितना बड़ा होगा। मैं कहता हूं 8 नंबर का शूज इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें मैं बैठ के जाऊंगा। तो आखिर ये डिसाइड कौन करता है कि ये शूज कितने बड़े होंगे, पार्टिकुलर साइज। एक्चुअली में ईयू, यूके और यूएस के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके बेसिस पर अभी इंडिया में फुटवियर साइज मेजर किए जाते हैं। इंडिया में जो सबसे प्रचलित है फुटवियर साइजिंग सिस्टम वो है यूके का। जब तक हम शॉप से शूज वगैरह खरीदते थे तब तक तो दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब प्रॉब्लम होती है जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अब हम 7 नंबर का शूज सपोज करिए हमें लग रहा है या 8 नंबर का लग रहा है और हमने मंगाया, लेकिन वो यूएस का साइज था, यूके का नहीं, और हमें यूके के साइज के 8 नंबर लगते थे। अब वो बड़ा हो गया या ईयू का साइज हमने मंगा लिया तो दिक्कत होने लगी। इसीलिए सही साइज का शूज या फुटवियर आप पहने, ये बहुत जरूरी होता है। कई बार जो शूज होते हैं वो आपको हार्म भी पहुंचा देते हैं। जूता, उसके दांत नहीं होते लेकिन काटता बहुत बुरा है, जिसको काटा होगा उसको पता होगा। अब यहां पर देखिए, इंडिया अपना फुटवियर साइजिंग सिस्टम डेवलप कर रहा है। CSIR की एक लेदर रिसर्च विंग है जिसका नाम है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये पैन इंडिया सर्वे करने वाले हैं। 3D फीट स्कैनिंग किया जाएगा। अगर आपके घर पे कोई आए सर्वे करने के लिए और आपसे कहे कि अपना पैर दिखाइए, तो ये मत सोचिएगा कि वो आपके चरण स्पर्श करने वाला है, वो आपके पैर की स्कैनिंग करके चला जाएगा। फिर आप ये अफवाह भी मत फैलाइएगा कि आधार कार्ड में अब पैरों के भी फिंगरप्रिंट लग रहे हैं।
क्योंकि यह सब कुछ फुटवियर साइजिंग सिस्टम के सर्वे के लिए किया जा रहा होगा। ये इंडिया में फुटवियर के साइज के स्टैंडर्ड को डिफाइन करेगा और जो शू मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस साइज चार्ट को इंक्लूड कर लेंगे। यहां पर देखिए इसे सपोर्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। उसका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वो भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। इससे कंफ्यूजन रिमूव हो जाएगी। ये EU, UK या US साइजेस में जो कंफ्यूजन होती है वो खत्म हो जाएगी। इंडिया देखिए दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। हर तरीके के फुटवेयर यहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं। मेंस के फुटवेयर का जो शेयर है वो इंडिया के फुटवेयर मार्केट में लार्जेस्ट है 58%, और वुमेन का 30%, देन बच्चों का 9% और अदर का 3%। आर्टिकल इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के बारे में है। देखिए यूनेस्को के द्वारा हर साल इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि मदर टंग को प्रोपोगेट किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। मदर टंग वो लैंग्वेज होती है जो आप बचपन से एक लोकलाइज्ड एरिया में बोली जाने वाली लैंग्वेज सीखते हैं। सामान्यतः ये आपकी पहली भाषा होती है जिसे आप सीखते हैं, उसे ही मदर टंग कहा जाता है। तो इस सेलिब्रेशन का उद्देश्य ये होता है कि लोगों को अवेयर किया जाए लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में। 1999 में यूएसए ने इसकी शुरुआत की थी और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2002 में इसे रिकॉग्नाइज कर लिया था। आइडिया बिल्कुल ये है। इस आइडिया को देखिए सबसे पहले लाया गया था बांग्लादेश के द्वारा। इस साल का जो थीम था दैट वाज फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। ये सारी बातें इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विजयनगर साम्राज्य के एक बहुत ही महान राजा कृष्णदेव राय जी के बारे में है। फॉर द फर्स्ट टाइम इनके बारे में हमें कोई एपिग्राफिकल रेफरेंस मिला है, यानी कि इंस्क्रिप्शन मिला है जिसे आप शिलालेख कह सकते हैं, जिसमें किसी पत्थर पर चीजों को उकेर कर लिख दिया जाता है, गोद कर लिख दिया जाता है। विजयनगर साम्राज्य के कई सारे राजाओं के बारे में अभी तक जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो मिले थे। कृष्णदेव राय के बारे में टेक्सचुअल एविडेंसेस तो थे लेकिन कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिला था। पहली बार कर्नाटका के तुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट के होन्नेनहल्ली जो प्लेस है वहां पर इसे डिस्कवर किया गया है। ये इंस्क्रिप्शन कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। लिखा क्या गया है? लिखा यह गया है कि कृष्णदेव राय एक बहुत ही महान राजा थे जिन्होंने दक्षिण में शासन किया। इनकी मृत्यु 17 अक्टूबर 1529 को हुई। रविवार का दिन था और इंसिडेंटली उस दिन लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण था। ये इस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है जिससे उनके डेथ के बारे में जानकारी मिलती है। विजयनगर एम्पायर के बारे में अगर हम बात करें तो विजयनगर का मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री, विजय का शहर। ये एक शहर भी था और इसी के साथ एक एम्पायर भी तैयार हो गया था। इसे 14वीं शताब्दी में स्पेसिफिकली 1336 एडी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने स्टैब्लिश किया था जो कि संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने जिस एम्पायर की शुरुआत की उसे संगम डायनेस्टी नाम दिया अपने पिता के नाम पर, जिनका नाम भवाना संगम था। देखिए ये स्टैब्लिश कैसे होता है। ये है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से यहाँ पर 4 जो किंगडम है वो बॉर्डर कर रहे हैं। ईस्टर्न गंगाज, काकातीय किंगडम, यहाँ पे है होयसल और यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा राज्य है काम्पिली। तो जो हरिहर और बुक्का थे वो काकातीय किंगडम में सामंत हुआ करते थे। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का तुगलक डायनेस्टी का राजा था। उसने अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT को अटैक करने के लिए भेजा काकातीय किंगडम पर। दिल्ली सल्तनत का सामना काकातीय किंगडम नहीं कर सकता था तो ये हार गया। तो जो हरिहर और बुक्का थे वो भाग कर आ गए काम्पिली में, जो छोटा सा राज्य आप देख रहे हैं। वापस से मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक काम्पिली पर अगेन अटैक किया और वहां से उसने हरिहर और बुक्का को पकड़ लिया। उसने कहा इन दोनों को लेके चलो, ये दोनों पहले भी काकातीय किंगडम के साथ लड़ चुके हैं। वो उन्हें लेकर दिल्ली में आता है, उनसे कहता है या तो इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, इतना नाराज होने की बात नहीं है, हम कबूल कर लेंगे, क्या हो जाएगा। तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ समय के बाद जो डेक्कन का इलाका है यहां पर भी अपराइजिंग शुरू हो गई और ये जो केरल का इलाका है यहां पर भी। तो केरल के लिए तो मोहम्मद बिन तुगलक खुद ही कूच कर देता है, लेकिन डेक्कन के लिए उसे कोई चाहिए था। उसे याद आई हरिहर और बुक्का की। उसे पता था दोनों बहुत ही अच्छे योद्धा हैं और डेक्कन की अच्छी जानकारी रखते हैं, तो उन्हें यहां भेज दिया गया। अभी यहाँ की अपराइजिंग को शांत करते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ केरला में प्लेग आ गया और मोहम्मद बिन तुगलक की आधी सेना मारी गई। दिल्ली में खबर पहुंच गई कि मोहम्मद बिन तुगलक मारा गया। यहाँ पे लोग कॉन्स्पिरेसी करने लगे कि नया राजा कौन बने। खबर मिली मोहम्मद बिन तुगलक को, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तुरंत फ्लाइट पकड़ी कि वो दिल्ली के लिए तुरंत पहुंच जाए। लेकिन उस समय तो फ्लाइट हुआ ही नहीं करती थी, मतलब कि इतना आसान नहीं था दिल्ली वापस जाना। महीनों लगते थे नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ जाने में। यही कारण था विजयनगर एम्पायर के एस्टैब्लिशमेंट का। अब वापस से जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की ओर जाता है तो हरिहर और बुक्का को इस बात की अच्छी जानकारी थी कि मोहम्मद बिन तुगलक अभी आया था साउथ में और अभी वापस गया है, वहां पर कंडीशन बहुत वोलाटाइल है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि कुछ समय तक अब वो अगेन साउथ में नहीं आएगा। ये उनके लिए एक अच्छा समय था जब वो एक नया एम्पायर बना सकते थे और इसी मौके का फायदा उठाकर उन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर को स्टैब्लिश किया, विजयनगर एम्पायर की शुरुआत की।
उन्हें पता था कि अगर वो वापस दक्षिण का अभियान करेगा भी तब तक वो अपने आप को शक्तिशाली बना लेंगे, और इसी तौर पर उन्होंने यहाँ पर विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश किया। कुछ समय बाद नॉर्थ में बहमनी किंगडम भी आ गया। उसके बाद विजयनगर एम्पायर में देखिए 4 डायनेस्टीज रूल करती हैं। इन्होंने अपनी कैपिटल हम्पी को बनाया, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का भी दर्जा दिया है। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्पेसिफिकली है, हालांकि कृष्णा नदी का पूरा जो एरिया है उसमें विजयनगर एम्पायर फैला हुआ था। 4 डायनेस्टीज जो रूल करती हैं वो हैं संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविडु। तीसरे नंबर पर जो डायनेस्टी है तुलुभ, इसी से बिलोंग करते थे कृष्णदेव राय। ये 1509 से 1529 के बीच में रूल करते हैं। अगर आपको याद हो तो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। मतलब साफ है, बाबर और कृष्णदेव राय जी समकालीन थे। बाबर ने कृष्णदेव राय के बारे में लिखा है कि जब मैं भारत जाता हूं तो वहां पर दक्षिण में एक बहुत ही शक्तिशाली शासक राज्य कर रहा था जिसका नाम कृष्णदेव राय था। ये तुलुभ डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने यहाँ पर जो बहमनी किंगडम था इसके कई सारे जो हिस्से थे उन पर अटैक करके उन्हें जीता। जैसे कि यहाँ पर नाम मेंशन किया गया है, बीजापुर, गोलकुंडा, बहमनी, इन सभी के ऊपर उसने अटैक किया। इनफैक्ट बीजापुर और गोलकुंडा बहमनी का ही पार्ट हुआ करते थे एट दैट टाइम। नीलाकांत सोम्या जी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन थे जो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। पुर्तगीज ट्रेवलर थे डोमिंगो पीस और फेरानो नूनिज, ये विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय के समय में ही विजिट करते हैं। तो ये सारी बातें कृष्णदेव राय और विजयनगर एम्पायर के बारे में। होपफुली आपको ओरिजिन क्लियर हो गया होगा। तो अगला आर्टिकल है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू के बारे में। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू ऑफ इंडिया की 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मीटिंग होती है जो WTO में शुरू हो गई। अब ट्रेड पॉलिसी रिव्यू नाम से आपको समझ में आ रहा है जो इंडिया की ट्रेड पॉलिसी है उसके रिव्यू करा जाएगा। और इसको रिव्यू कौन करेगा? इसको पीयर रिव्यू किया जाएगा। जो साथी कंट्रीज हैं, जो साथी मेंबर नेशंस हैं, ये पॉलिसीज को रिव्यू करते हैं। ये देखेंगे मल्टीलैटरल ट्रेड किस तरीके से हो रहा है, उसके फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर है नहीं, ट्रांसपेरेंसी जो है मेंबर्स के बीच में ट्रेड पॉलिसीज को लेके वो है या नहीं। आखिरी बार जो TPR है ये 2015 में हुआ था इंडिया का। इसके बाद अब ये इस समय हो रहा है। हाइलाइट्स क्या होते हैं जरा इसके बारे में आप जानकारी ले लें तो देखा यह जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इंप्रूवमेंट और ये जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इनके ऊपर ज़्यादा बात करी जाएगी। इससे क्या, इनमें क्या क्या आते हैं, जैसे पर कैपिटा इनकम है, इसमें ग्रोथ हो रही है कि नहीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें ग्रोथ हो रही है कि नहीं। पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया के लोगों की पर कैपिटा इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को स्टडी करा जाएगा। इनकी पॉलिसीज उस हिसाब से देखी जाती है। ऐसा देखा गया है इस पर्टिकुलर रिव्यू मीटिंग में कि इंडिया की जो पॉलिसीज हैं लार्जली बड़ी पिक्चर अगर देखें तो ज़्यादा बदलाव इसमें नहीं आया है। इंडिया अभी भी इसकी जो पॉलिसी है उसमें टैरिफ्स पे ये डिपेंड करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की तरह यूज़ करते हैं टैरिफ को, एक्सपोर्ट टैक्सेस को, और जो इंपोर्ट प्राइसेस हैं उनको मिनिमम रखना, इस तरीके की चीज़ें करते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शंस आपने देखे होंगे, और लाइसेंसिंग का जो एक प्रॉपर सिस्टम होता है वो शुरू से इंडिया अपना रही है। और अभी भी इंडिया की पॉलिसीज़ में 2015 की पॉलिसी से कंपेयर करें तो वही चीज़ें अभी भी चल रही हैं। कुछ खासा फर्क यहाँ पर नहीं देखने मिला। कुछ नए इनिशिएटिव्स जो इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए उनके बारे में बताया जाता है यहाँ पर, जैसे कि जो कस्टम क्लियरेंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक गेट, इस चीज़ के बारे में हम करंट अफेयर में पढ़ते हैं, इसको भी डेवलप कर दिया गया और सिंगल विंडो इंटरफेस फैसिलिटी भी तैयार कर दी गई है ट्रेड के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो पोर्ट में डिलीवरी, एंट्री फैसिलिटी जो होती है पोर्ट में, और डायरेक्ट डिलीवरी, ये वाली चीज़ें भी हो गई, जिससे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा जो टाइम लगता था डिलीवरी करने में या फिर पोर्ट एंट्रीज में जो टाइम लगता था वो भी काफ़ी मिनिमाइज हो गया है। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो एक सिस्टम होता है प्रॉपर, तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे रिस्क जो है डिफरेंट ऑपरेशंस पे वो भी बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर दी गई है। इसके अलावा आप देखें प्रोडक्शन की अगर बात करें और एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया में आप देखिए बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जैसे डायरेक्ट सब्सिडी दी जाती है प्रोडक्शन के लिए, प्राइस सपोर्ट स्कीम्स दी जाती हैं, टैरिफ कंसेशंस होंगे, टैरिफ मतलब टैक्सेस जो लगाए जाते हैं वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए कम होंगे, एग्जाम्पशंस भी दिए जाते हैं, और प्रेफरेंशियल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट भी होते हैं। वो अलग अलग डिपेंड करता है कौन सी कंट्री है, और इंटरनल डोमेस्टिक मार्केट के लिए तो ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर चिंता की बात यह है कि जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मीटिंग है इसमें जो पीयर नेशंस हैं उन्होंने कुछ कंसर्न्स भी जाहिर किए हैं, कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं। जैसे ये बताते हैं कि जो एवरेज टैरिफ है इंडिया में वो फाइनेंशियल ईयर 21 में इंक्रीज हो गए 14.3% हो गया। तो टैरिफ रेट इंडिया ने जो कि 2015 में 13% था उसको बढ़ा के 14% कर दिया है। यहाँ पर एक और चीज़ जिसके बारे में बात करी जाती है, एक और कंसर्न जिसके बारे में बात करी जाती है वो ये है कि एग्रीकल्चर में स्टॉप एंड स्टार्ट वाली पॉलिसी लगाई जाती है, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट में। आप देखेंगे जब सप्लाई कम होगी तो ये
बैन कर देंगे एक्सपोर्ट को और जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो ये लिबरलाइज कर देते हैं। तो ये जो अप्रोच है इसके बारे में भी कंसर्न जाहिर करे जाते हैं, इसको भी चिंता की नज़र से देखा जाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो है एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन। आपको पता है सीमेंट प्रोड्यूस करने में लाइमस्टोन का उपयोग होता है। जब लाइमस्टोन को कैल्सिनेट करा जाता है हाई टेम्परेचर पे, तब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ये लगभग आप ये समझिए, अब 1000 किलो सीमेंट बनानी है तो कम से कम 900 किलो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो एक ग्रीन हाउस गैस है। इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और दुनिया भर की सारी परेशानियां हो रही हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो भी वन ऑफ द कॉज है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा और भी गैसेज हैं जो इस क्लिन से, इस भट्टी से बाहर निकलती हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड निकलती हैं, वाटर निकलेगा वेपर्स के फॉर्म में, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है। बात करी जाए तो 5 से 6% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैसेस में जो कि जा रही है, मान के चलिए 100% अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें से 5 से 6% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीमेंट प्रोडक्शन की वजह से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब इससे सवाल आता है करे तो करे क्या? तो यहां पर जवाब है कि हमें ऑल्टरनेटिव बाइंडिंग मटेरियल यूज करने हैं, सीमेंट की जगह कुछ और यूज करना है। इसके अलावा हमें ऐसे बाइंडिंग मटेरियल भी देखने हैं जो कि लोअर कार्बन को बाहर निकालते हुए मेट आउट करते हो, या फिर लोअर कार्बन फ्यूल्स के ऊपर हमें स्विच करने की जरूरत है, जिसके लिए लगेगा एडवांस्ड प्रोसेस और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करा जाएगा, नए नए इनोवेशंस की जरूरत है। इसके अलावा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो तो उसको हम कैप्चर कर पाए, जो कि होता है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, एक टेक्नोलॉजी है जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसको आप कैप्चर कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी कहा जाता है कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लाई ऐश का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो है वो रिड्यूस करा जा सकता है। और जो लाइमस्टोन यूज़ कर रहे हैं आप कैल्सिनेशन प्रोसेस में, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली निकल रही है, उसका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया जा सकता है। तो ये थी खबर हमारी, हमने बात की सीमेंट प्रोडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।